Hello everyone. I welcome you all to the Buzzword by Shriram My Study Center, where we discuss about relevant topics associated to the issues in news. This week, we are going to discuss about Shanghai Cooperation Organization. As you all might be very well aware, that the summit of the heads of state council of the SCO is scheduled to take place in Samarkand, Uzbekistan this week. In that context, in this video, we will be discussing about what is in news, what is the SCO, organizational structure of the SCO, how SCO is often used as a tool for countering the West, and how SCO is relevant for India. So, first of all, what is in news? The 22nd annual summit of the SCO Heads of State Council is set to take place on September 15 and 16 in Samarkand, Uzbekistan. Prime Minister Modi will attend the first in-person SCO summit taking place after COVID-19 outbreak. The Prime Minister is expected to hold bilateral meetings with several leaders, though the names of the leaders have yet not been specified. Chinese President Xi Jinping, Russian President Vladimir Putin, Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif, and Prime Minister Modi will come under one roof for the first time since the COVID outbreak. It is expected that Iran and Belarus will be formally induced into the SCO, making it a 10-member group from 8-membered after the summit. India will take over the presidency of the SCO after the summit, as India is set to host the summit next year. This 22nd summit of the SCO Heads of State Council is highly consequential as geopolitical scenarios have completely changed since the outbreak of COVID-19. पूरी तरीके से जियोपॉलिटिकल सिनेरियो पूरी तरीके से समीकरण बदल चुके हैं कोविड शुरू होने से लेकर अब तक. ये पहला मौका होगा जब एससीओ हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल, जिसे हम आमतौर पे एससीओ समिट आम भाषा में बोल देते हैं, या जब कोविड के बाद पहली बार इन पर्सन होगा, ऑफलाइन होगा, फेस टू फेस होगा. और इसमें भी कई सारी खास बातें हैं. पूरी दुनिया की एससीओ समिट पे नज़र है. एक तरफ पहली बार शी जिनपिंग होंगे, जो कि पहली बार कोविड आउटब्रेक के बाद पहली बार देश से बाहर कहीं विदेशी दौरे पे निकलेंगे. दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इस वक्त क्रिटिसिज्म पूरी दुनिया भर से, खासतौर से वेस्ट की तरफ से झेल रहे हैं बिकॉज ऑफ इनिशिएटिंग वॉर अगेंस्ट यूक्रेन. वहीं तीसरी ओर शहबाज शरीफ जी होंगे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, जिनका देश इस वक्त बाढ़ से भी जूझ रहा है, इकोनॉमिक हालत भी ख़राब है, डेब्ट से भी बहुत ज़्यादा दब चुका है, श्रीलंका वाली हालत की तरफ जा रहा है, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी कुछ हद तक है अभी भी. और वहीं एक तरफ भारत, जो कि खुद को क्वाड और प्रो अमेरिकन गुट अगर बोले, या फिर वेस्ट सिंपली बोले, वेस्ट और रशिया और चाइना के बीच में खुद को बैलेंस करने की, खुद के हितों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है. साथ ही साथ शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री मोदी अगर मिलते हैं तो वो भी खुद में बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि 2020 में गलवान वैली क्लैश के बाद पहली बार ये पहला मौका होगा जब दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे से मिलेंगे. ये समिट एक और कारण से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ईरान और बेलारूस, जो कि एंटी वेस्ट माने जाते हैं, प्रो रशिया माने जाते हैं, ईरान जिस पे 2018 में न्यूक्लियर डील्स से जब डोनाल्ड ट्रंप ने विड्रॉ कर लिया था, उसके बाद से काफ़ी सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, जिसकी वजह से वहाँ की इकोनॉमी पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है. वो एससीओ में अब मेंबर बनने जा रहा है. बेलारूस भी उसी प्रक्रिया में इस वक्त है. और साथ ही साथ ईरान इस वक्त न्यूक्लियर डील अमेरिका के साथ रीनेगोशिएट कर रहा है. वहाँ पे एक लेवरेज, अपना लेवरेज बढ़ाने का ये तरीका है कि वो एससीओ का मेंबर बन जाए. उससे भी एक कदम आगे जाएं तो भारत अगले साल एससीओ समिट खुद होस्ट करने वाला है. इस साल इंडिया विल टेक ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ द एससीओ आफ्टर द समिट. सो ये भी खुद में बहुत बड़ी बात होगी कि एससीओ समिट हम अगले साल होस्ट करेंगे. अगले साल हम G20 भी होस्ट करने वाले. सो 2023 इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. तो ये तो हुई खबर में क्या बातें. अब बात करते हैं व्हाट इज़ द एससीओ. द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और एससीओ
is an 8-member political, economic, and security grouping consisting Russia, China, India, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Pakistan, with promoting cooperation in various fields and peaceful dispute resolution between its member states being its principal aims. एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 8 देशों का एक ग्रुप है जिसमें आपका रूस आ जाता है, चीन है, भारत है, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और पाकिस्तान। ये 8 सदस्य देश हैं। ये मुख्य रूप से सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया का रीजनल ग्रुपिंग माना जाता है, जिसके मोटा मोटी देखें तो 2 ब्रॉड एम्स हैं। पहला, इन सभी मेंबर स्टेट्स के बीच में अलग अलग फील्ड्स में, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे पॉलिटिकल कोऑपरेशन हो, इन क्षेत्रों में कोऑपरेशन प्रमोट करना। और दूसरा, पीसफुल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेंबर स्टेट्स के बीच इस चीज़ को प्रमोट करना, उसके लिए स्पेस प्रोवाइड करना, ये एससीओ का फंक्शन है। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एससीओ है, covering approximately 60% of the area of Eurasia, 40% of world's population, and more than 30% of global GDP. Founded in 2001, it was built in Shanghai on the Shanghai Five, the grouping which consisted Russia, China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Tajikistan. They came together in post-Soviet era in 1996. In order to work on regional security, reduction of border troops and terrorism. Initially जब एससीओ बना था, उसके भी पहले 5 देशों के कोऑपरेशन और उनके सहयोग की वजह से एससीओ बना। और 5 देश कौन से थे? 5 देश थे रशिया, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान। ये 5 प्राइमरी इनिशियल मेंबर्स थे। इन्होंने मिलकर एससीओ का गठन किया। क्यों साथ आने का कारण था पोस्ट सोवियत एरा में हम साथ मिलकर काम करें, रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर कोऑपरेट करें, साथ में जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स आपस में है उसको लेके उसका एक पीसफुल समाधान सभी डिस्प्यूट्स का निकालें, और आतंकवाद को लेकर भी एक दूसरे से सहयोग करें। इसी कड़ी में एससीओ के बनने से पहले एक एग्रीमेंट हुआ था जिसने इस चीज़ को और ज़्यादा स्पीड दी, एससीओ के फॉर्मेशन को एक तरह से इम्प्यूटस प्रोवाइड किया। वो थी एन एग्रीमेंट ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इन द मिलिट्री फील्ड अलॉन्ग द बॉर्डर एरियाज बिटवीन चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजिकिस्तान। ये चीज़ एक लैंडमार्क बना इन टर्म्स ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, जिससे कि जो कॉमन बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उस और साथ में मिलिट्री कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में जिसको बढ़ावा मिला। मिलिट्री कोऑपरेशन, पॉलिटिकल कोऑपरेशन, इन मामलों में बढ़त हुई। इस चीज़ ने रास्ता खोला ताकि आगे चल के एससीओ का गठन हो सके। एक और चीज़, इन जिन 5 सदस्य देशों का मैंने नाम लिया जो 5 कहे जाते हैं, वो शंघाई 5 उनका नाम है। उन्हें हम कलेक्टिवली शंघाई 5 बुलाते हैं। अगर आपसे कोई भी किसी भी एग्जाम में पूछा जाए दैट व्हाट डू यू मीन बाय शंघाई 5, इट मीन्स अ ग्रुपिंग ऑफ रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजिकिस्तान। In 2001, the Shanghai Five induced Uzbekistan into its fold and named it the SCO, outlining its principle in the charter that promoted what was called Shanghai Spirit of Cooperation. The charter adopted in St. Petersburg in 2002 enlisted its main goals as strengthening mutual trust and neighborliness among the member states, promoting their effective cooperation in politics, trade, economy, research, technology and culture. Its focus areas include education, energy, transport, tourism and environmental protection. साल 2001 में उज़्बेकिस्तान, शंघाई 5 और उज़्बेकिस्तान ने मिलकर एक ग्रुप की स्थापना की जो कि एससीओ बना। एससीओ का क्या फंक्शन है, ये सारी चीज़ें और क्या उद्देश्य हैं, ये सारे के सारे सेंट पीटर्सबर्ग चार्टर 2002, जिसे एससीओ चार्टर भी कहते हैं, उसमें इस चीज़ की पूरी लिस्ट बनाई गई कि क्या क्या उद्देश्य होंगे इसके। जिसमें था सबसे पहला आपसी सहयोग और आपसी विश्वास को बढ़ावा देना, कोऑपरेशन को बढ़ाना, साथ में इफेक्टिव कोऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, ट्रेड, इकोनॉमी, रिसर्च, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर, इन चीज़ों पे काम करना।
और उसके बाद इसका साथ में जो सप्लीमेंट्री फोकस है दैट इज ऑल्सो ऑन एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. It also calls for joint effort for maintaining and ensure peace, security, and stability in the region, and the establishment of a democratic, fair, and rational new international political and economic order, often led to it being placed as a counter to treaties and groupings of the West. एक और बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि एससीओ के जो भी सदस्य देश हैं वो कहते हैं कि हम दुनिया में एक लोकतांत्रिक, एक फेयर, एक रेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर चाहते हैं. नया ऑर्डर हमें चाहिए, नए तरीके का. इस कॉल को कि हमें एक नया ऑर्डर चाहिए, हमें एक वो और लोकतांत्रिक ऑर्डर चाहिए, एक फेयर और रेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्डर की हमें ज़रूरत है, इसे अक्सर एंटी वेस्ट के तौर पे इस कॉल को ट्रांसलेट किया जाता है. इट इज़ ऑफन कॉम्प्रिहेंडेड एज समथिंग एज अ कॉल अगेंस्ट द वेस्ट, क्योंकि अभी जो इस्टेब्लिश ऑर्डर है वो वेस्ट के ही हाथों में है, वेस्ट की ही देन है. इसलिए नए ऑर्डर की अगर आप बात करेंगे तो जाहिर सी बात है वो आप वेस्ट के खिलाफ बोल रहे हैं. और इसके सिवाय इन 8 सदस्य देशों की हमने बात की थी, उनके सिवा 4 ऑब्जर्विंग मेंबर्स भी हैं, अफ़गानिस्तान, ईरान, बेलारूस एंड मंगोलिया. अब इनमें से ईरान और बेलारूस जल्द ही फुल कंप्लीटली मेन मेंबर्स में शामिल होने वाले, फुल मेंबरशिप उन्हें मिलने वाली है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द SCO. The SCO Secretariat has 2 permanent bodies: the SCO Secretariat based in Beijing, an executive committee of regional anti-terrorist structure, RATS, based in Tashkent. Other than this, the grouping consists of the heads of state council, जिसका summit अभी होने वाला है, heads of government council and foreign ministers council. The HSC or heads of state council is the supreme decision making body of the organization. सबसे जो टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है SCO की, दैट इज़ HSC, हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल, जो कि हर साल में एक बार मिलती है. जो और उसी नॉर्म के तहत इस साल भी जो अभी समिट होने वाले इस हफ्ते दोबारा वो HSC समिट ही है. उसके बाद HGC की बारी आती है, यानी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल. इट मेनली इंक्लूड्स प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इनमें जो ज़्यादातर देश हैं वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादातर राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर सेकेंडरी रोल में आ जाते हैं. HGC also meets annually to zero on the organization's priority areas and multilateral cooperation strategy. It also endeavors to resolve present economic and cooperation issues alongside approving the organization's annual budget. HGC का काम क्या है? HGC का काम है कि आखिर संगठन की क्या क्या प्रायोरिटीज़ हैं उन्हें तय करना, किस तरीके से मल्टीलैटरल कोऑपरेशन की जाएगी इसके लिए स्ट्रैटेजी क्राफ्ट करना, और साथ में एनुअल बजट भी यही अप्रूव करते हैं. HGC ही अप्रूव करती है SCO का एनुअल बजट क्या होगा, कहाँ पे कितना खर्च किया जाएगा. उसके बाद आते हैं फॉरेन मिनिस्टर काउंसिल, कंसीडर्स इश्यूज पर्टेनिंग टू डे एंड डे एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, charting HSC meetings and consultation on international problems within the organization, and if required makes a statement on the behalf of the SCO. So हम यहाँ पे 3 लेयर्स देखने को मिल रही है. सबसे ऊपर HSC जो टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो कि ब्रॉडर सेट ऑफ आइडियाज़ प्रोवाइड करती है कि आखिर SCO को किस चीज़ पे फोकस करना है एट पॉइंट ऑफ टाइम. उसके नीचे HGC जो कि बजट तैयार करती है. आखिर जो आइडियाज़ HSC ने दे दिए, अब उन आइडियाज़ को किस तरह इम्प्लीमेंट करना है, क्या उसकी स्ट्रैटेजी होगी, ये सारी चीज़ें, और क्या प्रायोरिटीज़ उन चीज़ों में भी, उन आइडियाज़ में भी किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना है, किन्हें कम प्रायोरिटी देनी है, ये सारी चीज़ें HGC तय करता है. तीसरा फॉरेन मिनिस्टर काउंसिल, ये डे टू डे वर्किंग ऑफ HGC का SCO का ध्यान रखते हैं कि किस तरीके से डे टू डे वर्किंग हो SCO की. HSC की जो भी मीटिंग्स होंगी उनमें एजेंडा क्या होगा, किन चीज़ों के बारे में बात करनी है, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, पूरी दुनिया भर में जो भी घटनाएं घट रही हैं उन पर नज़र बनाए रखना, और साथ में अगर कोई ज़रूरत पड़ती है कि ऐसी कोई स्टेटमेंट जारी करने की, फॉर्मल स्टेटमेंट SCO एज एन ऑर्गेनाइजेशन,
तो वो भी फॉरेन मिनिस्टर्स काउंसिल ही जारी करती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट काउंटरिंग द वेस्ट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। हमने अभी देखा कि एससीओ में कौन कौन से देश हैं। रूस है और चीन है, और अब ईरान और बेलारूस भी आने वाले हैं, और बाकी जो सदस्य देश हैं भारत को छोड़ के वो ज़्यादातर रूस और चीन के प्रभाव में रहते हैं। इस चीज़ को देखते हुए अक्सर एससीओ को चाइना और रूस का नेटो कहा जाता है, कि अगर वेस्ट के पास नेटो है तो चीन और रूस के पास एससीओ है। और चाइना और रूस अक्सर एससीओ को एंटी वेस्ट के फ्रेम में प्रेजेंट करने की कोशिश भी करते हैं। अब उसका एक उदाहरण देखिए। हाल में सेक्रेटरी जनरल जो एससीओ के हैं जैंग मिंग, जो कि खुद एक वेटरन डिप्लोमेट हैं चाइना के, उन्होंने इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द एससीओ मेंबरशिप टू ईरान एंड बेलारूस and Russian invasion of Ukraine, he gave the following statement. And I beg for your kind attention to it. There has been discussion in the international arena that the trend of non-alignment is back. The expansion of NATO is totally different, as the SCO is based on non-alignment and is not targeting a third party. NATO is based on Cold War thinking, and the logic of NATO is creating new enemies to sustain its own existence. The SCO believes one should not build its safety at the expenses of the other countries. So ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था SCO की जो मेंबरशिप ईरान और बेलारूस को दी जा रही है उसके, और रूस के यूक्रेन में युद्ध के कॉन्टेक्स्ट में। स्टेटमेंट में कई सारी चीज़ें झलकती हैं कि ये साफ साफ एंटी वेस्ट बातें ये हैं, जब वो कहते हैं कि हम कि नॉन अलाइनमेंट धीरे धीरे ट्रेंड में वापस आ रहा है, और ये बात सच है। धीरे धीरे हमें देखने को वैसे कहने की बात है कि नॉन अलाइनमेंट ट्रेंड में वापस आ रहा है। दुनिया तेज़ी से पोलराइज हो रही है, दो कैंप्स में बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर मोटा मोटी तौर में देखें तो नॉन अलाइनमेंट भी है, स्पेस है उसके लिए अभी भी। ये बात ठीक है, यहाँ तक समझ में बात आती है। उसके बाद वो थोड़ा और आगे गए जब उन्होंने ये कहा कि नेटो से उन्होंने एससीओ के एक्सपेंशन को कंपेयर किया, और ये कहा कि एससीओ का मेंबरशिप एक्सपेंशन नेटो की मेंबरशिप एक्सपेंशन जैसा नहीं है। एससीओ कोऑपरेशन और नॉन अलाइनमेंट पे बेस्ड है, तो वहीं नेटो एक कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध के विचारों पर आधारित है, जिसका एम खुद को नेटो के लिए का उद्देश्य ये है कि खुद को सस्टेन करने के लिए हर वक्त एक नया दुश्मन बनाना। जब शीत युद्ध चल रहा था तो उनके लिए नया दुश्मन उस वक्त उनका दुश्मन सोवियत संघ था, अब उनके लिए रूस है और चीन है इनके हिसाब से, जैंग मिंग के हिसाब से। वहीं दूसरी, द एससीओ बिलीव्स वन शुड नॉट बिल्ड इट्स सेफ्टी एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर कंट्रीज। ये साफ साफ यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात कही है कि रूस की कि नेटो चाहता था कि यूक्रेन को सुरक्षित करे रशिया के अगेंस्ट, और ऐसा करके रशिया की सिक्योरिटी को थ्रेटन कर रहा था, ऐसा उनका मानना है। एक और चीज़ उन्होंने इसी स्टेटमेंट कंटिन्यूएशन में कही थी, जिसका कोटेशन मुझे नहीं मिला, बट जो उन्होंने बात कही थी उसका क्रक्स ये था कि जो स्मॉल सर्कल्स दुनिया में बन रहे हैं उनसे बचना चाहिए दुनिया को। स्मॉल सर्कल वाला जो टर्म है चीन अक्सर क्वाड के लिए इस्तेमाल करता है, यानी क्वाड को भी इन्होंने क्रिटिसाइज़ करा है। सीधे सीधे एंटी वेस्ट बातें हैं ये। एंटी वेस्ट जो वेस्ट की प्रो वेस्ट ग्रुपिंग्स हैं उनके खिलाफ है, वेस्ट के संबंधों के खिलाफ है। वेस्ट छोटे छोटे ग्रुप्स फिलहाल बना रहा है, चाहे क्वाड बना रहे हो या ऑकस बना रहे हो, उसके खिलाफ है। और इसी वजह से भारत का रोल यहाँ पे बहुत ही यूनिक हो जाता है। भारत की एससीओ में होना और वहाँ पे उसकी पोजीशन बहुत यूनिक हो जाती है, क्योंकि एक तरफ जो सेक्रेटरी जनरल हैं एससीओ के, वही क्वाड के खिलाफ इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि स्मॉल सर्कल से बचना चाहिए, तो वहीं उस स्मॉल सर्कल का एक जो सदस्य देश है वो खुद एससीओ का मेंबर है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पोजीशन, बहुत यूनिक पोजीशन भारत के लिए एससीओ में होना है। इसके सिवा एक और चीज़ देखने वाली है कि एससीओ एक कॉरिडोर बन गया है, एक पाइपलाइन, एक तरह से कह सकते हैं एक वेंट बन चुका है फॉर कंट्रीज़ लाइक रशिया, ईरान एंड चाइना हु आर स्ट्रगलिंग विद द वेस्ट। ख़ासतौर से रूस और ईरान जैसे देश जो कि इकोनॉमिक सैंक्शन की मार झेल रहे हैं बिकॉज ऑफ द वेस्ट।
तो उनसे उससे बचने का एक तरीका एससीओ बन चुका है, एक प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ से पे वो और देशों से जो कि उनके जैसे हैं या उनके जैसे सोच रखते हैं उनसे कोऑपरेट कर सकते हैं और अपनी इकोनॉमी को पे जो सैंक्शन का इफेक्ट है उसको कम करने में मदद ले सकते हैं। रूस 2014 में क्राइमिया पे कब्जे के बाद से रूस पे कई सारे सैंक्शंस लगा दिए गए और उसकी वजह से रशिया की इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान हुआ। एससीओ जैसे प्लेटफॉर्म रूस की मदद करते हैं ताकि वो जो बाकी देश हैं जैसे भारत है, चीन है, पाकिस्तान है या फिर और भी जो मध्य एशियाई देश हैं वो तो हैं ही हैं, उनसे मदद ले सके। चाहे इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में हो, चाहे पॉलिटिकल सपोर्ट की फॉर्म में हो या फिर इकोनॉमिक सपोर्ट के भी फॉर्म में हो कि ट्रांजैक्शन की बातें हो या फिर ट्रेड को बढ़ाना हो, ये सारी चीज़ें हो। तो इसके ज़रिए सैंक्शंस को एवॉइड करने की एक कोशिश रूस करता है। एससीओ के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन चुका है इस चीज़ के लिए। ठीक यही चीज़ ईरान के साथ है। 2018 में जब से दोबारा से सैंक्शन लगा दिए गए, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को न्यूक्लियर डील से बाहर कर लिया, उसके बाद से ईरान की इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचा है। तब से ईरान की लीडरशिप का बहुत ज़ोर है कि वी हैव टू लुक टू द वेस्ट। वाई? क्योंकि हम लुक टू द ईस्ट। वाई? क्योंकि वेस्ट की तरफ देखने से तो कुछ होने वाला है नहीं, उन्होंने तो हम पे सैंक्शन लगा दिया। ईस्ट की तरफ देखो कि ईस्ट में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ईस्ट में एससीओ जैसे संगठन है जो कि आपको इकोनॉमिक आइसोलेशन से कहीं ना कहीं बचा सकते हैं। इसके ज़रिए साथ ही में एक और चीज़ हो जाती है कि आप जब ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, जब आप एससीओ जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जाएंगे वहाँ पे आपको एक लेवरेज मिल जाता है, बार्गेनिंग लेवरेज, कि जब आप नया एग्रीमेंट बार्गेन कर रहे होंगे अमेरिका के साथ और न्यूक्लियर डील के लिए, तो वैसी परिस्थिति में आप अपने आप को और सक्षम स्थिति में पाएंगे जहाँ पे सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस केवल अमेरिका या वेस्ट डिसाइड नहीं करेगा। आपके पास भी कुछ होगा कि हम भी पूरी तरह कमज़ोर नहीं है, आपने सैंक्शन हम पे लगाएं, बट हमने उन्हें किसी तरह अवॉइड कर लिया है, फिर उसके इफेक्ट को कम कर दिया है। तो अब आप देख लीजिए कि अब सैंक्शन की भी आपकी सीमा है। सो इसीलिए अब जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं डील की, वो अब सिर्फ आपके मुताबिक नहीं होंगी बल्कि हमारे मुताबिक भी होंगी। सो ये चीज़ भी ईरान के लिए है एससीओ के कॉन्टेक्स्ट में कि एससीओ एक अच्छा प्लेटफॉर्म इस मामले में बन जाएगा अगर ईरान एससीओ का मेंबर बन जाता है, मतलब ऑब्जर्विंग मेंबर से फुल मेंबर बन जाता है जल्दी, और ये पक्का है करीब करीब कि समिट के बाद उसे बना दिया जाएगा। सो नाउ हाउ द एससीओ इज रिलेवेंट फॉर इंडिया। India acquired the observer status in the grouping in 2005 and was admitted as a full member in 2017. The organization has three broad utilities for India. First, to strengthen ties with mineral-rich Central Asian countries. काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के मिनरल रिसोर्सेस आपको सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में मिलेंगे, और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ यही कारण है कि ज़्यादातर जनता तो गरीब है बट इंफ्रास्ट्रक्चर उनका अगर आप शहरों का देखेंगे वो काफ़ी विकसित दिखेगा, क्योंकि वो रिसोर्स बेच के ही खा रहे हैं। दूसरी चीज़, टू फॉर इंडिया टू बैलेंस इटसेल्फ अगेंस्ट द वेस्ट टू गेन बेटर बार्गेनिंग पावर। अगर आप पूरी तरह वेस्ट को खुद को सबमिट कर देंगे तो वेस्ट तो आपको अपने टर्म्स एंड कंडीशन बनना चाहेगा। वैसी स्थिति से बचने के लिए भारत का एससीओ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि बार्गेनिंग पावर हमारी अच्छी बनी रहे, ताकि हम वेस्ट के खिलाफ खुद को बैलेंस कर सकें कि केवल वेस्ट यानी यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप केवल आप ही ऑप्शन नहीं है, हमारे पास रूस भी ऑप्शन है। अगर हम आपके सैंक्शंस की वजह से हमें तेल नहीं मिलेगा तो हम रूस से अपनी मित्रता के दम पे हम तेल ले लेंगे। ऐसी बार्गेनिंग पावर एससीओ जैसे संगठनों से भारत को मिलती है, इसलिए एससीओ इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तीसरी चीज़, टू डिस्कस डिफरेंसेस विद पाकिस्तान एंड चाइना। हमारा जो ट्रबल नेबरहुड है पाकिस्तान और चीन, इनसे अब आप परेशान तो हैं कई कारणों से। चीन आपके साथ गलवान वैली में क्लैश होता है आपका चीन के साथ, पाकिस्तान रेगुलर इन्फिल्ट्रेशन होते रहती है बॉर्डर पे। अब ये बात तो सच है कि हो रहा है, लेकिन इस चीज़ को रिजॉल्व कैसे करेंगे, किस तरीके से बाकी मायनों में कोऑपरेट करेंगे, या इन्हीं चीज़ों को लेकर आप हम बात करेंगे। तो इसके लिए इन चीज़ों को पे डिस्कस करने के लिए, डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए एक अच्छा फोरम एससीओ प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें, 2015 में भी उफा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुलाकात हुई थी। उसके बाद 2020 में
फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी, इन्होंने मॉस्को कॉन्फ्रेंस एससीओ के मॉस्को कॉन्फ्रेंस के दौरान ही 5 पॉइंट एग्रीमेंट पोस्ट गलवान वैली नेगोशिएट किया था। ये एससीओ समिट में ही हुआ था। सो अगर हम इन तीनों चीज़ों पे नज़र डालें तो भारत के लिए एससीओ बहुत अहम हो जाता है। और साथ ही भारत की पोजीशन, जैसे मैंने पहले कहा, कि काफ़ी यूनिक है कि आप प्रो वेस्ट भी एक तरह से होते जा रहे हैं हम देश से कॉड के से कोऑपरेशन के ज़रिए, तो वहीं आप खुद को बैलेंस भी कर रहे हैं अगेंस्ट द वेस्ट बाय बीइंग मेंबर ऑफ द एससीओ एंड अटेंडिंग द समिट्स रेगुलरली। और वहाँ पे भी आप उनसे, उनके मेंबर स्टेट से कोऑपरेट भी कर रहे हैं, उनके साथ ट्रेड भी बढ़ा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं। सो दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग पोजीशन। एज इंडिया इज़ ऑल्सो, हाँ ये चीज़ मैं डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी एक बार रीड आउट कर देता हूँ। एज इंडिया इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द क्वाड्रिलैटरल ग्रुपिंग ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, जापान and Australia. Its association with the grouping is of a rather different nature and is a part of its foreign policy that emphasizes on principles of strategic autonomy and multi-alignment. कि हम strategically autonomous हैं और हम मल्टी अलाइनमेंट में बिलीव करते हैं। हमारी इस फॉरेन पॉलिसी और हमारे ये जो एम है कि हम ऑटोनॉमस रहें स्ट्रैटेजिकली, ऐसा ना हो कि किसी केवल एक ब्लॉक में के लिए नतमस्तक हो जाए पूरी तरह से। वैसी स्थिति से बचने के लिए जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, जो उसका एम है कि हम पूरी तरह सोवरेन रहे इस मामले में, ये ऐसी चीज़ इस कॉन्टेक्स्ट में एससीओ जैसे संगठन बहुत अहम रोल अदा करते हैं। सो दिस वॉज फॉर दिस वीडियो गाइज। I hope you liked the video and please do like, share and subscribe.